जी सुबह बखैर, यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और मुझे कहते हैं अब्दुल रऊफ साहब सोहाफजल, और मैंने कहती हूँ अब्दुल रऊफ साहब। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। और अभी हरमीत थोड़ी देर में आ जाएगा, अभी नहीं है हमारे साथ, आज उसकी तबीयत ज़रा नासाज है। तो मैं बताऊँ क्यों खराब हुई है तबीयत? हाँ, कल का मैच देख के उनकी तबीयत खराब हुई है। पता नहीं आधे पाकिस्तान की नहीं देखा था, पूरे पाकिस्तान की तरह मैच तो देखिए ना, इंडिया जीत लेगी हमसे ऐसे। वो जैसे कहते हैं ना कि यानी विक्ट्री के जॉ से डिफीट स्नैच करके ले आना, वो हमने कल किया। और इंडिया ने हमारे साथ क्या किया कि जीता हुआ मैच वो उठाकर भगा के ले गए जीत को। असल में कल के मैच के ऊपर अगर थोड़ी सी गुफ्तगू करें, वैसे तो हमने एक सेगमेंट पूरा करना डिटेल में इसके साथ, लेकिन वो देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम की हमाकतों से भरपूर मैच था। एक तो परफॉर्मेंस बड़ी बुरी रही थ्रू आउट ही। बाबर आजम साहब पहली गेंद जो उन्होंने अर्शदीप सिंह की खेली वो उसके ऊपर आउट हो गए, और उसके बाद रिजवान भी थोड़ी देर बाद चल बने। और अगर देखा जाए कल मिडल ऑर्डर थोड़ा सा परफॉर्म कर गया, लेकिन इफ्तिखार और शान के अलावा और फिर कोई भी नहीं इतना अच्छा खेल पाया। उनकी बीवी ने ट्वीट किया, रिक्वेस्ट की है कि आप दुआ ज़रूर करें, लेकिन बराह करम अरशद शरीफ की आखिरी वक्त की तस्वीरें शेयर ना करें, हमारी फैमिली की तस्वीरें मत लगाएं पोस्ट के ऊपर, और हमें सुकून से रहने दें। अरशद शरीफ 5 बच्चों के वालिद थे, और इस वक्त मेल वाहिद वो रह गए थे अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली के कमाने वाले। तो वो एक अफसोसनाक बहरहाल खबर है। बहुत यंग एज, बहुत छोटी एज, और बड़े आपने देखा है कि वो हमेशा कितना दीदा दलेरी से और कितने नडर होकर उन्होंने सहाफ़त की है, और जितने उनके प्रोग्राम्स थे, जितने उन्होंने अपने एनालिसिस दिए हैं, मतलब ऑब्वियसली उनका ARY से ताल्लुक़ था, तो हमने उनको हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर, हर फोरम पर बड़े अपनी आवाज़ को या अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कीप इन माइंड रखते हुए बड़े नफीस इंसान थे, जेंटलमैन थे। उनके जितने कोलीग्स हैं जो वक्तन फ़वक्तन ट्वीट कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ऐसा नफीस और जेंटलमैन हमने नहीं देखा, और यकीनन ये सर एक नुकसान है, हमारा भी एक नुकसान है। हाँ, मतलब यह है कि जो उनकी मौत के हवाले से, जो उनको मारे जाने के हवाले से खबरें हैं, वो भी बड़ी अजीब व गरीब तरह की हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी अपने देखने वालों से कि अफवाहों पे कान न धरें, बस अभी उस घर के लिए, फैमिली के लिए दुआ करें। खबरें सामने आ जाएंगी जब पता चल जाएगा, तहकीकात हो रही हैं। नैरोबी की पुलिस जो है वो भी तहकीकात कर रही है कि किसने कत्ल किया, कैसे कत्ल हुआ, तो वो कुछ देर में मेरे ख्याल में हमें पता चल जाएगा। कौम जो है वो गमज़दा है, और हमारे सदर जो आरिफ अलवी साहब है उन्होंने भी, और शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट की है, उन्होंने भी गम का इजहार किया है, और जवेरिया सिद्दीक की जो उनकी वाइफ है उन्होंने भी बार बार ट्वीट करके कहा है कि हमारी प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखा जाए। और वो तमाम लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू लाइक्स, फ्यू व्यूज़, इसके लिए आप किसी, मतलब ऑब्वियसली फैमिली की पिक्चर्स लगाते हैं तो वो एक इमोशनल टच आ जाता है जिसमें आप लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया यूज़ करने वाले और उसको जनरेट और उसको ड्राइव करने वाले लोग भी उनकी प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखें। इस वक्त उन्हें अशद ज़रूरत है आपकी दुआओं की। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं जी, हम अपने आगे बढ़ते हैं। हम आपको आज बताएंगे टॉप स्टोरीज में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। इट्स मंडे, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, एंड वी हैव सो मेनी हैपनिंग, सो मेनी थिंग्स टू शेयर विद यू गाइस। नाअहल करार देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जो है वो जारी किया गया है, और कोई 36 से 37 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है जो कि जारी किया गया है। पहले सिर्फ महफूज फैसला सुनाया गया था। इसके अलावा अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जो मुज़ाकरात है वो नतीजा खेज साबित नहीं हो रहे, तो शायद मैं कमिंग डेज में कॉल दे दूं लॉन्ग मार्च की। तो ये अभी तक एक कंट्रोवर्सी ही बनी हुई है, या फिर अभी तक एम्बिग्विटी ही है कि देंगे नहीं देंगे, और देंगे तो कब कॉल देंगे। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर आपको बताएंगे कि मुल्तान यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की इस बच्ची ने, लेकिन वो अब बेच रही है गोलगप्पे। तो ये क्या सूरत हाल है, किस वजह से इतनी मजबूर है ये छोटी सी बच्ची जिसने इतनी मेहनत से और इतने शौक से डिग्री हासिल की, लेकिन अब वो कोई जॉब नहीं कर पा रही। तो ये जो है बेसिकली स्टोरी आप वो जो कहते हैं ना कि क्या डिग्रियाँ टोकरी बिक रही हैं, इस कदर तालीम की अहमियत कम हो जाएगी, उसके बारे में हमें बात करना है। बड़े अफसोस की बात है, मतलब ये है कि अगर नौकरी ना मिले
और इतनी तालीम याफ्ता होने के बावजूद बच्ची जो है वो गोलगप्पे बेच रही हो। तो कारोबार करने का कहा जाता है, लेकिन इस तरह का कारोबार करना और फिर डिग्री होने का कोई फ़ायदा ना होना, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, अलमिया सर। अच्छा जी, इस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आज के दिन की मुनासबत से आपको बताएं तो आज यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में। और इसको मनाने का मकसद ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में आलम में जहाँ जहाँ पर जो मसाइल चल रहे हैं उसको सही तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एड्रेस नहीं किया जा रहा। और कहा जा रहा है कि प्रेशर, ऑब्वियसली हम देखते हैं कि इन मुल्कों का जो सुपर पावर कहती हैं अपने आप को, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक पोस्ट सर सोशल मीडिया पे मैंने भी देखी और मैं बड़ा परेशान हुई उसको देख के, तो हमने सोचा कि इसको प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ब्लो ड्राई या हेयर स्ट्रेटनर, ख़ास तौर पर हेयर स्ट्रेटनर को यूज़ करने से ख़वातीन में एक रिसर्च के मुताबिक कैंसर हो सकता है। या ये रिसर्च किस बेस पर की गई है, इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये कितनी ख़तरनाक खबर, ख़तरनाक चीज़ है कि स्ट्रेटनर तो मुझे लगता है सर अब हर घर में मौजूद है। मतलब अगर हम अपने वर्किंग एरियाज़ की बात करें तो हमने यहाँ पर रोज़ाना स्ट्रेटनर यूज़ करना होता है, तो इसको हम डिटेल में आज डॉक्टर के साथ केमिकल जो इस्तेमाल करती हैं ख़वातीन, उनके हवाले से ये ज़्यादा डेंजरस है कि वो टाइप स्ट्रेटनर्स होते हैं, वो जो हैं वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बनती है। अमेरिका में मुझे मालूम है काली जो ख़वातीन है बेचारी, वो अपने बाल चूँकि उनके घुंघराले होते हैं उनको बहुत स्ट्रेट करवाती हैं और वहाँ पे ही उनकी शरह भी ज़्यादा है कैंसर की। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ भी जो लोग बाल स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इवन एक्सटेंशन के लिए जो करते हैं, मैं ख्याल में शायद उसमें भी एक्सटेंशंस के लिए केराटिन के बाद केराटिन आप देखते हैं स्पेसिफिक आपको स्ट्रेटनर मिलते हैं मार्केट में जो केमिकल बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने यूज़ करना भी तो क्या करना है, कैसे करना है, डॉक्टर से डिटेल में आपकी अवेयरनेस के लिए हमने आज ये सेगमेंट रखा है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिससे प्रोग्राम शुरू किया उससे हम ख़त्म करेंगे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कल के मैच की परफॉर्मेंस को और आने वाले मैचेस में अपनी तैयारी को, मतलब मैच और T20 के हवाले से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज। डेली डोज में पहली खबर आपको देंगे कि एक ऐसा गांव है, आपको पता है कि सर पूरी दुनिया में ये मंथ और कुछ डेज हैलोवीन के मनाए जाते हैं। हाँ। बड़ा एक अच्छा सा फेस्टिवल, इसको काफ़ी लोग जो है ना वो बड़ा इंजॉय करते हैं और इसके लिए पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं मनाया जाता, बल्कि आप तो बहुत घूमे हुए सर, तो आपको पता होगा। आपने कहाँ कोई अटेंड किया इस हैलोवीन का मेला? हाँ बिल्कुल, मैंने की हुई है अमेरिका में ख़ास तौर पर पढ़ने के दौरान में। अच्छा। तो वहाँ पे हैलोवीन आता था तो उसमें हम जाते थे और वो पंपकिन के अंदर खोल के उसको साफ करके ना उसके अंदर रोशनी जला के मोमबत्तियाँ जला के वो रख दी जाती है, वो हॉरर सा बनाते हैं। आपने कभी कोई गेटअप लिया? मुझे बताइए। हाँ, हैलोवीन में तो जाते हैं तो आपने गेटअप भी करना होता है। बिल्कुल, वो तो हैलोवीन पार्टी में ये हो नहीं सकता कि आप गेटअप किए बगैर जाएं। ड्रैकुला या वैम्पायर बन जाते हैं आप, और बड़े सारे गेटअप हमने भी किया। बिल्कुल। लेकिन एक शख्स सर कैनेडियन है, मुझे अभी तक याद है, वो रूस का एक बड़ा ड्रावना किरदार था, रेस्पुटिन, वो बन के गया था। ओहो। तो कोई पिक्चर भी होगी आपके पास? हमें पता होता पहले मंगवा लेते हैं आपसे। पिक्चर नहीं है, पिक्चर होती तो मैं आज जरूर लेके आता। हम भी हैलोवीन में दिखाते हैं आपको, ऑन स्क्रीन दिखाते हैं कि आप रोज सब कितने अच्छे लग रहे थे। वो ड्रावना ही लग रहा था। लेकिन एनीवेज, मतलब दुनिया में बहुत ज़्यादा इसको मनाया जाता है, ख़ास तौर पे यूरोप में, अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा होता है। और उसी हवाले से ये है कि ये पंपकिन का एक गांव है जहाँ पे भूल भुलैया में लोग जो हैं जाके मतलब वो देखते हैं, जब देखते हैं तो हर तरफ पंपकिन ही पंपकिन है। मतलब वो बड़े हैरान होते हैं इसको देख के। और कैनेडियन शहरी है सर ये, और ये हर दफ़ा जाता है। मतलब ऑब्वियसली आपका ऐसे कोई इवेंट हो, फेस्टिवल हो, तो आपकी कोशिश होती है कि कुछ मुख्तलिफ किया जाए। तो जनाब ये एक ऐसा गांव है जिसको पंपकिन गांव कहते हैं और वहाँ पर आप हर जगह ही पंपकिन देखेंगे। ऑब्वियसली इसको अब हॉररिटी से कोई एफिलिएट कर दिया गया है या कनेक्ट कर दिया गया है, तो उसको मुख्तलिफ तरीके से या लोग उस तरह का गेटअप ले लेते हैं, ये सर बता रहे हैं कि उसके अंदर लाइट्स लगा के उसको हॉरर फील देते हैं। तो ये बड़े भूल भुलैया सी है, जहाँ पर आप जाएँ तो आप गुम हो जाएँ, क्योंकि हर जगह आपको पंपकिन ही नजर आएंगे। आप नहीं शुरू कर सकते कि आपने कहाँ से शुरू किया था अपना सफर और कहाँ पे आपने खत्म किया। जहाँ भी खड़े होंगे एक जैसी भूल भुलैया लगेगी आपको। अच्छा जी, आपने देख लिया ऑन स्क्रीन। अब हम आपको बताते हैं अगली खबर। बड़ी अच्छी खबर है और मैंने सोचा कि जब भी मैं दुबई जाऊंगी सबसे पहले इस जगह को विजिट करूंगी। बहुत ही अच्छी खबर है अगली खबर जो है। यस सर, अगली खबर सर के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, सर को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, थोड़ी सी मैं बताती, बाकी सर आपको डिटेल में बताएंगे। 7 मंजिला ये इमारत है जो कि दुबई में बनाई गई है और किताब की शक्ल की बनाई गई है और 9 कुतुब खाने इस एक 7 मंजिला इमारत में मौजूद हैं। और सर इसको क्या ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है, एक बड़ी लागत से, और हर किस्म की बुक्स मौजूद हैं। ई बुक्स की बात की जाए, कागज़ी बुक्स की बात की जाए, और बच्चों के लिए पूरा एक फ्लोर है सर 5 से 11 साल के बच्चों के लिए, और टैब्स भी दिए जाते हैं। और सबसे अहम बात
कि सर ये मुफ्त है। हाँ, लाइब्रेरी है और मैं दुनिया में काफ़ी लाइब्रेरीज़ को मैंने विज़िट किया हुआ है। अमेरिका में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन लंदन की लाइब्रेरी जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है उसको मैंने जाके देखा हुआ है। करोड़ों किताबें हकीकत में वहाँ पे पड़ी हुई हैं और जिस इन्हमाक से लोग जाते हैं देखने के लिए और जिस तरीके से वो वाकई पता चलता है कि ज़िंदा कौमों की निशानी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लाइब्रेरीज नापैद होती चली जा रही हैं, ख़त्म होती चली जा रही हैं। जो थोड़ी बहुत थी भी उनका बर्बादी हो गई बिल्कुल ही। लेकिन बहरहाल दुबई में जब मैं पढ़ता था ना हमेशा या देखता था, मैं गया भी काफ़ी दफ़ा हूँ दुबई, तो जाके ये बड़ा अफसोस होता था कि दुबई को उन्होंने सीमेंट का एक मुल्क बना दिया जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं और मतलब ये है कि एक तरह से देखा जाए तो ऐश की जगह जो है ना वो ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन इल्म दोस्ती कहीं पे नज़र नहीं आती। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह की चीज़ें नज़र आना शुरू हुई हैं जहाँ पे लाइब्रेरी बन रही है, लोग जो आएँ वो विज़िट करें तो वो पढ़ने के भी शौकीन हों। दुबई एक ऐसा इलाका है ख़ास तौर पे, अबू धाबी उनका दूसरा जो आप कह लो मुल्क है एक तरह से, लेकिन वो कंबाइन होके यूएई कहलाते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो उसमें दुबई ख़ास तौर पे जो है, दुबई के अंदर आपको ज़्यादा इमारतें ऐसी नज़र आती हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि स्काई राइज एक से एक बुलंद वो चल रही होती है, ज़िद चल रही होती है, जैसे कि जनाब अगली इमारत इससे भी बुलंद होगी। तो मैं बहुत सोचा करता था कि मुसलमानों के कितना इब्तला का वक्त है, कितना मुश्किल वक्त है कि जिन मुल्कों के पास पैसा है वो पढ़ने पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ख़र्च नहीं करते और यही उनके पीछे रहने की वजह हो जाती है। मतलब हम अपनी तारीख़ में देखें कि मुग़लों ने इमारतें बहुत बनाई, लेकिन हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी कोई बड़ी। तो जिस ज़माने में ये इमारतें बन रही थी उस ज़माने में ऑक्सफोर्ड वगैरह बन चुके हुए थे, कैम्ब्रिज बन चुके हुए थे। तो ये जो एक फ़र्क है ना, इसने मुसलमानों की तरक्की को रोक दिया। बाकी इलाकों में भी मुसलमानों के इसी तरह की सूरत हाल है। तो इसलिए मैं बड़ा इसको खुशाइंद करार देता हूँ कि लाइब्रेरी बनी और है। सर आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि दुबई को नॉर्मली हम एक हब समझते हैं, एंटरटेनमेंट हब। आप तो पूरी दुनिया से लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, फॉर एवरी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट लोग वहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये जो एक लाइब्रेरी सी बनी हुई है, खूबसूरत बात इसकी है कि शक्ल भी इसकी एक बुक की तरह की है, खुली हुई बुक है और उसकी शक्ल है और ऊपर से 11 लाख से ज़ायद किताबें जो हैं वो मौजूद हैं और ई बुक्स का सर बहुत बड़ा एक असासा और एक बहुत बड़ी डाटा वहाँ पर मौजूद है। सैकड़ों साल पुरानी किताबें भी उन्होंने खरीद के वहाँ पे लेके आए। सर 5000 से ज़्यादा सैकड़ों साल पुरानी किताबें हैं जो वो लेके आए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है और अल्लाह करे कि लोग पढ़ने की तरफ माइल भी हों। हमारे भी जो लोग मतलब कर सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बताऊं, मेरे घर में 4 बेडरूम का घर है जिसमें 2 बेडरूम जो है ना वो किताबों से भरे हुए हैं। तो मैं इसके बारे में बड़े फ़ख्र से ये बात कहा करता हूँ कि मेरे घर में सबसे कीमती चीज़ किताबें हैं। क्या बात तो है? हाँ जी, मतलब बिल्कुल कहते हैं किताब से बेहतर कोई रफ़ीक भी नहीं और मोहम्मद बिन राशिद इस लाइब्रेरी का नाम रखा गया है, तो बड़ी अच्छी बात है। जाएंगे तो सर आप भी और मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर विजिट करेंगे, एक अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आपको बताते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शख्स ने अपना रिकॉर्ड दर्ज करा दिया। अब रिकॉर्ड क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। सर मुँह में 150 मोमबत्तियाँ, 30 सेकेंड तक 150 मोमबत्तियाँ मुँह से जलाने का ये एक रिकॉर्ड है। मेरे कहने से तो शायद आपको समझ नहीं आ रही थी, आप देख ही लें। आपको सेंटर में जो नज़र आ रही है वॉल, इस विंडो में चेक करें जनाब। ये रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा। ये पहले 105 मोमबत्तियों का रिकॉर्ड था सर जो इन्होंने ब्रेक किया है, 2021 में रिकॉर्ड बनाया। और इससे पहले एक दफ़ा कोशिश कर चुकी हैं जब वो कहते मेरे मुंह से मोमबत्तियाँ स्लिप हो जाती थी, लेकिन अब फाइनली ही मेड दैट रिकॉर्ड विद ए 150 कैंडल्स। मैं कहने लगी थी मोमबत्तियाँ। किसका हुआ? मुझे लगता है आदमी होगा थोड़ा सा, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर। हाँ, मतलब ये है कि मुंह भी जलाएं और ज़ाहिर है शोले जो हैं उनसे डर लग रहा हो और आंखों के ऊपर आपने स्क्रीन पहनी है, वो कहते हैं धुएं इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो धुएं की वजह से मेरी आंखों से पानी बहने लगता है और बहुत ही प्रॉब्लम होती है, सुर्ख हो जाती हैं आँखें। तो वो भी मैंने किया। लेकिन यह है कि लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे हम भी पेश करते रहते हैं तोड़ने के लिए या बनाने के लिए क्या अजीब-ओ-गरीब हरकतें कर रहे होते हैं।
तो एक तरफ हम लाइब्रेरी की खबरें हाँ, एक तरफ मोमबत्तियाँ जला लेंगे, मोमबत्तियाँ इनको मतलब आप हमें बहुत सारी खबरें देते हैं, पता नहीं इनको क्या सूझता है, बस कुछ मुख्तलिफ मुनफरिद करने के चक्करों में और रिकॉर्ड बनाने के चक्करों में, ऊपर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सर हर जगह रिकॉर्ड बनाने पहुंच जाता है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। लेकिन चलिए मुख्तलिफ है, मुनफरिद है। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट खबर ये बहुत अजीब सी भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, और इसको हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से रिलेट भी कर सकते हैं। दरियाए नील में सर एक औरत ने अपना बच्चा फेंक दिया और 22 साल बाद जवान होकर वो बच्चा ढूंढते 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 इस तगदो में इस कोशिश में अपनी माँ तक पहुंच गया। हाँ, वो बच्चा जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि माँ ने इसलिए फेंक दिया चूँकि उसका ख्याल ये था कि ये बच्चा जायज़ नहीं है, उसके बाप का पता नहीं था, उसके बाप का भी पता नहीं था उसको कि वो कहाँ भाग गया। तो बच्चा जो है वो यतीम खाने में पला, माँ ने फेंक दिया, उसको मच्छरों ने बचा लिया और लगा रहा, वो स्ट्रगल करता रहा माँ को तलाश में, और आखिरकार उसने माँ को तलाश कर ही लिया। माँ भाग गई, उसके बावजूद भी पहचानने से इनकारी थी, लेकिन जब बेटे ने बाप को तलाश कर लिया और उसके साथ उसकी वायरल हुई तस्वीरें भी और वीडियोस भी, फिर माँ को ख्याल आया और माँ ने कहा कि अच्छा, लेकिन इसे कहते हैं डेस्टिनी सर, किस्मत तो यही है ना, कहाँ पे बच्चा छोटा सा था उसको फेंका और फिर 22 साल बाद वो जवान होकर आया, और ये मतलब एक फिल्मी स्टोरी लगती है बट इज़ अ रियलिस्टिक अप्रोच, तो दैट इज़ डन नाउ। अच्छा जी, हमने एक ब्रेक लेनी है और हमने आपको डेली डोज सारे बता दिए। अब पॉलिटिकल जो सेगमेंट है उसको डिटेल में करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम बैक। हमारा साथी हरमीत भी आ गया है और हरमीत की तबीयत कोई नासाज थी, तो पहले तो हरमीत को वेलकम कर लें। हेलो हरमीत, तबीयत कैसी है आप? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल रूस साहब और सोहाब। अब बेहतर फील कर रहा हूँ। एक तो आजकल मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, फिर जब आपकी नींद थोड़ी सी थकावट ज़्यादा पूरे दिन को हो जाए तो फिर ऐसे ही होता है, लेकिन बहरहाल अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि रूस साहब अगर हम देखें तो बहुत सारी सियासी चीज़ें जो हैं वो बदलती मंजर, अगर हम देखें मंजरनामे नए नई चीज़ सियासत के हवाले से भी बदलते जा रहे हैं। लेकिन आज बड़ी अफसोसनाक खबर जो मैंने सुबह पढ़ी तो बहुत ही उसके साथ और तबीयत भी बड़ी ज़्यादा ख़राब हुई। अरशद शरीफ बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे और अक्सर हमारी मुलाकात प्रेस क्लब में हुआ करती थी, और आज जब खबर पड़ी तो उसके साथ साथ तबीयत तो ख़राब थी पर और मज़ीद तबीयत ख़राब हो गई। हाँ, हमने शुरू में आज प्रोग्राम वहीं से शुरू किया था, अरशद शरीफ के इंतकाल से। उनके जो कहा जा रहा है उनको कत्ल किया गया या मारा गया, या अभी तक वो कुछ हमारे पास क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इस पर दुख का रंज का इजहार किया है और उन्होंने अपने जो मैसेज दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि उनको बहुत अफसोस है। अच्छा हरमीत, हमें बात करनी है इस वक्त, वैसे तो नासिब एक चुगताई भी थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, तोशाखाना केस के हवाले से तफसीली फ़ैसला आ गया है इलेक्शन कमीशन का, जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने अपने असासे छुपाए, अपने असासे सही तरह से डिक्लेयर नहीं किए, तोशाखाना से कितने तहफ़ लेके गए, कितने के बेचे, कितने पैसे उन्होंने बैंक में जमा करवाए, ये तमाम स्टेटमेंट्स आपस में टैली नहीं करती, और यही बुनियादी तौर पे वो है। इस बात के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो लोग बहुत से ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं है कि वो इमरान खान को नाअहल करार दे, उन्होंने कहा बिल्कुल अख्तियार है इलेक्शन कमीशन का। तो आपके पास इस्लामाबाद में कोई ख़बरें हैं कि इसके बाद यानी क्या इमरान खान जो जाते हैं, आज उन्होंने जाना भी है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बुलाया हुआ है, उनकी एप्लीकेशन के ऊपर दरख्वास्त के ऊपर बात करनी है। जो तोशाखाना केस है इलेक्शन कमीशन का, इसके हवाले से मैं पढ़ रहा था मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, तो कानूनदान बहुत सारे जो हैं वो कह रहे हैं केस कमज़ोर है, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कमज़ोर है। तो वो कमज़ोर फैसला क्या इतना ज़्यादा है? बिल्कुल रोज साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि आपने जिस तरह फरमाया कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो आर्टिकल सेक्शन 10 के तहत जो पार्लियामान ने इख्तियार दिया है इलेक्शन कमीशन को, तो उनके पास ये हक है कि वो किसी को नाअहल कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिलीफ मिलने की बात होती है या सुप्रीम कोर्ट के साथ इसको रिलेट करने की बात होती है, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे अगर आपको रिलीफ मिलता है
तो वो भी एक ऑप्शन, बहुत बड़ा ऑप्शन जो है वो मौजूद है, वो हम देख रहे हैं। लेकिन ये है कि इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। और अगर हम देखें तो आपकी बात दुरुस्त है कि अभी दरख्वास्त तो उन्होंने ऑलरेडी दी भी है, और ये बातें भी गर्दिश करी जिस तरह फरमा रहे हैं कि बहुत सारे सहाफ़ी या बहुत सारे जो वकला से हमारी बातचीत होती है या हमारे साथ उनकी गुफ्तगू हुई है, तो उसमें ये जिक्र बारहा आया है कि ये केस इतना ज़्यादा जो है मजबूत नहीं है, बड़ा कमज़ोर सा केस है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, शायद हाई कोर्ट की जानिब से ये वहाँ से खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इसके रिलीफ मिलने के बाद ये तासुर भी दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मजीद मजबूत होंगे। जिस तरह उसका एक बयानिया था, उस बयानी को जिस तरीके से उन्होंने सेल किया, बेचा, डिलीवर किया, बहुत कोशिश की कि मैं हमेशा ये बात करते रहता हूँ रऊफ साहब और सोहा के एक ऐसा बयानिया जो रिजेक्टेड था तमाम तर इदारों से, लेकिन उसके बावजूद जो अपोजिशन थी यानी पीडीएम थी उस वक्त, उसने उसको तोड़ा नहीं। ये जब हुकूमत में आई उसने उसका तरह मुकाबला नहीं किया, और खान साहब ने बड़े कामयाब तरीके से उसको डिलीवर किया। अब अगर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को ये मिलता है, रिलीफ मिलता है, तो इस अगर आप देखें तो वहां से भी अगर रिलीफ आ जाता है तो खान साहब मजीद मजबूत हो जाएंगे। और यही बात कई जो है नेगेटिव तासुर जो है वो इस वजह से भी जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने वो हल्के खोले जिसकी वजह से जहां पे इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ की कहीं ना कहीं कमजोरियां थी, तो वहां पे भी इमरान खान साहब जो है कमाल कर गए। वहां पे भी उन्होंने जो है तमाम तर सीट्स पे नहीं, 2 सीट्स के अलावा बाकी सीट जो है अगर हम देखें तो वो उन्होंने जीती। और खासकर चारसदा और मर्दान का जो इलाका था ये बहुत ज्यादा वीक समझा जा रहा था, क्योंकि एक तरफ वली खान के नवासे थे, सिकंदर वली के बेटे थे, और चारसदा उन्हीं का इलाका है। फिर मर्दान में मौलाना कासिम जो है एक नामवर मौलाना साहब हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, और उसी के साथ साथ ये एनपी का गढ़ भी समझा जाता है, और इससे कबल इन्होंने बहुत ज्यादा कम वोट जो है वो लिए थे। तो इस वजह से भी ये तासुर था कि इमरान खान साहब इन हलकों से हार जाएंगे, लेकिन वहां से भी वो जीत गए हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं ये केस अगर उड़ जाता है। ये जो पिक्चर आप स्केच कर रहे हैं, यकीनन ये पिक्चर हमारे लिए भी उतनी ही शॉकिंग थी कि वो किस अक्सरियत से जीते हैं, मतलब अपना ही प्रीवियस रिकॉर्ड जो है उन्होंने तोड़ दिया है। नासिर बेगुफ्ता ये सब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड, और अब्दुल रऊफ साहब की तरफ से भी कहिएगा कि जो 36 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला आया है, इसको यकीनन आपने भी स्टडी किया होगा, आपको भी ये इतना ही कमज़ोर लगता है पूरा केस? अच्छा, मुझे पता नहीं कि कमज़ोर और नातवा और ताकतवर क्या होता है। केस एक केस होता है कि 5 मेंबर्स से कमीशन के पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह देता तो है नहीं ये, और इन्होंने भी कानून पढ़ा हुआ है, और ये सब 35-40 साल एक्सपीरियंस लेकर आए में यहाँ बैठे में, तो इन्होंने भी कुछ देख कर लिखा होगा। इनके रेफरेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो रेफरेंस उन्होंने दिए सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन ही डिस्क्वालीफाई करने का मजाज है। अब वो भी है, आप कह रहे हो कि बहुत कमजोर है, मैं कह रहा हूँ कि दरमियाना है। एक साहब कह रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, और शेख रशीद ने तो परसों कहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा और शाम तक केस उड़ जाएगा। तो ना सुप्रीम कोर्ट गया, ना हुआ, ना एडमिट हुआ हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि जी बहुत जल्दी है, हमें बस अभी करते हैं, फैसला भी अभी करते हैं। उन्होंने कहा जी आपका केस, पिटिशन ही पूरी मुकम्मल नहीं है। तो जो वकील पिटिशन मुकम्मल ना कर पाए वो कैसे स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे भाई? तो बिल्कुल ऐसा होता है कि जल्दी में जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है तो वो टक्कर मार सकता है किसी भी जगह पर, तो ये उसका हक है कि अपनी गाड़ी को टक्कर मारे। और मेरे नज़दीक 4 केस ऐसे हैं, कीरी मजारी के, फवाद चौधरी के, असद उमर के, जो हाई कोर्ट से पहले ही पिटिशन पर डिसमिस हुए। इसका मतलब है इनके वकीलों का पैनल बहुत कमजोर है, और जब वकीलों की रबराई बाबर रहमान करेंगे तो कमजोर तो होना ही होना है, क्योंकि बाबर रहमान बेसिकली नैब के वकील है। वो नैब ज़रदारी साहब की बरीयत को आप देखें ना, क्या कमाल का उन्होंने ज़रदारी साहब को बरी करवाया है मुख्तलिफ मुकदमात से, कितनी खिदमत की है उन्होंने ज़रदारी खानदान की। मखदूम साहब भी वैसे ही हैं, मखदूम साहब ने बड़ी खिदमत की ज़रदारी खानदान की। फखर बिलावल के, मैं पता बच्चा था जब इनको मैं देखता था कि एक बारी फिर जरदारी जरदारी, तो ये सब वही लोग हैं भाई, कमजोर तरीन लोग हैं। इनको लॉ भी नहीं पता, इनको ये पता नहीं किस लॉ के तहत पिटिशन करनी। आज वो आएगी पिटिशन तो बकौल हमीद के आज ही फैसला हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है इसका फैसला आज होगा।
ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है और इस केस के अंदर बात चीजें ऐसी हैं। मैंने कल 5 हेडलाइंस लगाई थी जो मैंने लगाई थी नवाज शरीफ केस में। जी बिल्कुल देखी थी हमने बिल्कुल। तो वो वही है कि आप झूठे साबित हुए, आपने गबन किया, आपने माल खाया, तो हम आपको कहते हैं कि आप नायल हैं। तो जस्टिस फाजिसा ने कल इसकी मिसाल दी है। क्या खूबसूरत तकरीर है साहब, तालिब इल्मों को तकरीर सुननी चाहिए। कि भुट्टो साहब का केस का हवाला भी दिया उन्होंने और इस केस का भी हवाला दिया कि आपने अपने बेटे से पैसे ले लिए तो चले जी आप झूठे साबित हो गए, घर जाइए आप। तो यहाँ तो तोशा खाना है भाई, इसको लोग तोशा खाना भी कहते हैं। तोशा खाना है यहाँ पर। और यहाँ अफसोसनाक बात क्या है, सबने किया होगा यकीनन, सबने कारें भी ली होंगी, घड़ियां भी ली होंगी, लेकिन लेके अपने इस्तेमाल में रखा, बाजार में फरोख्त नहीं किया। हम तो कहते थे रघु भाई के कौमे फरोख्तन वचे अर्जा फरोख्तन, यहाँ तो घड़ियां फरोख्तन वचे अर्जा फरोख्तन वो वाला मामला है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये केस हल्का नहीं है। ये केस जब सवाल जवाब होगा, पॉसिबली जो पहले कोर्ट ही बहुत सवाल करेगी, फिर तमाशा सवाल करेगी और उसके बाद कोर्ट इसको काबिल समाअत होने का देखिए कि है भी या नहीं। जब काबिल समाअत होने का डिक्लेयर हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कोर्ट के कि काबिल समाअत होना और मेरिट पर फैसला करना हम एक साथ करेंगे, वो भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है बड़ा मजेदार केस है। पीछे भी एक केस और आ रहा है, फॉरेन फंडिंग केस वाला, उससे भी बच के रहे लोग। वो भी आप देखिए ना, जब आप इलेक्शन कमिश्नर को बद किरदार कहेंगे, बेजमीर कहेंगे, बदमाश कहेंगे, गुंडा कहेंगे, तो उसके दिल में कुछ न कुछ तो आएगा ना यार। तो और कोशिश करेगा स्ट्रॉन्ग पे फैसला देने का। बिल्कुल। तो आमिर साहब, इसी पे सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि आमिर साहब, अगर हम देखें, खान साहब ने अपने लिए हर जगह कोई ना कोई जो है वो मोर्चा खोला हुआ है। हम देखें एस्टैब्लिशमेंट के साथ उसका अलग इस वक्त पंगा चल रहा है। लीडर जितने भी हैं, चाहे अपोजिशन की या हुकूमत के जो लोग हैं, हम आदि हो गए अपोजिशन करते हुए, लेकिन सर वहाँ पे भी चोर डाकू का वही नारा, अब भी वही मामला चल रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर के साथ या इलेक्शन कमीशन को जिस तरह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, इन सारे महाज पर एक अकेले लड़ना कितना मुश्किल होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि तो ये केस तो आ गया, बड़ा केस ममनुआ फंडिंग का है, उसमें तो सीधी बात है। तो ऐसे में खान साहब ये एक तनहा सबके साथ लड़ पाएंगे? देखिए, जो फौजी मतमली होती है वो ये होती है कि एक वक्त एक मुहाज करो और दूसरे मुहाज की तैयारी करो, वहाँ कुमक भेजो, इन्फेंट्री भेजो, मैकेनाइज्ड डिवीजन भेजो। ये किया नहीं खान साहब ने, और खान साहब ने तकरीबन सबको नाराज कर दिया। अभी जो एक ब्रीफिंग हुई है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस ब्रीफिंग में क्या हमको धोखा हो गया, हमसे गलती हो गई, हमने इनको सेलेक्ट करके लेके आए। तो मैं फिर ये कहूँगा, जैसा कि साहब ने फरमाया कि हमारे मुल्क में चलन आम हो गया था कि मैं जो फैसला करूंगा वो हतमी होगा और वही प्राइम मिनिस्टर होगा। ये रीत अब खत्म हो जानी चाहिए। देखिए, मुझे ये पता नहीं कि हमारे यहाँ असल डेमोक्रेसी कब बहाल होगी, असल आज़ादी सहाफत कब बहाल होगी, लेकिन कम से कम ट्रैक पर तो हमें जाना चाहिए। हम जैसे भी इंतखाबात तो करवाएं, हम क्यों बार बार 12 साल के लिए माशाल्लाह को लेकर आते हैं? क्यों बार बार हम 10-12 साल के लिए डी फैक्टो माशाल्लाह आ जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव की शक्ल में? क्यों होता है ऐसा? क्यों अदालतें ऐसे फैसले देती हैं जिनमें हम कहते हैं कि जी मुशर्रफ को आइन में तरमीम का हक है, इसमें जियाउल हक का माशाल्लाह बिल्कुल जायज़ है। बेज़मीरी की इंतहा की है हमने इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है वो इंतहाई, मैं समझता हूँ कि नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, और इसकी माफ़ी सिर्फ इस वक्त मुमकिन हो सकती है कि तमाम जजेस पाकिस्तान के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन जजेस, मजिस्ट्रेट, तमाम साबिक चीफ जस्टिस, तमाम जजेस एक जगह बैठकर एक जनरल बॉडी मीटिंग करें और उसमें कौमी माफ़ी नामा जारी करें कि हमने ये जराइम किए हैं, हमसे ये गलती हुई है। मौलवी तमीजुद्दीन खान से शुरू करें, पाकिस्तान ने उनका भी नाम लिया है, मैंने आपके एक प्रोग्राम में उनका नाम लिया था तो लोग नाराज हो गए थे कि जी वो तो बड़े अच्छे आदमी थे। कैसे अच्छे आदमी थे? जिस आदमी ने कौमी असम्बली को तोड़ना जायज करार दिया हो पहली मरतबा, वो अच्छा कैसे हो सकता है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नासिर बेग साहब,
ये फरमाइए कि अब जब इतने डेस्परेट हुए हैं इमरान खान साहब, उनकी डेस्परेशन नज़र आ रही है, उसमें लॉन्ग मार्च की अब कॉल देने के अलावा उनके पास कोई और प्लान है? कोई नज़र आता है कि इसके अलावा वो कुछ कर पाएंगे? वो कह रहे हैं मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए, तोशा खाना भी उनको सर पे लटक रही है तलवार, फॉरेन फंडिंग की भी लटक रही है तलवार, तो क्या वो डेस्परेट होकर ये करेंगे कि लॉन्ग मार्च ही करके देख लो? देखिए, लॉन्ग मार्च शायद वो करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब लॉन्ग मार्च के लिए उनको घेर लिया गया है कि अब लॉन्ग मार्च करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि कल जिस तरह उन्होंने जवाब दिया है एक मतलब हल्के से लहजे में कि हाँ डेट दे दूंगा मैं जुमेरात को लॉन्ग मार्च की, तो अभी देखें अब अक्टूबर का आखिरी हफ्ता आ गया ना, अब ऐलान कर दें लॉन्ग मार्च शुरू करें। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि उनको अपने लोगों से मायूसी हुई है। उन्होंने जो टारगेट फिक्स किए थे, कहीं से 40,000, कहीं से 30,000, कहीं से 20,000, शायद वो टारगेट पूरे नहीं हो पाएंगे, उनको उसकी इत्तला है, उनको इसका इल्म है। और इसका जो ट्रेलर है, टीजर है, वो आपने परसों देख लिया जब इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया, कितने लोग बाहर निकले इसका आपको पता है, मुझे भी पता है। कराची में तो आपको भाई पता है कि अगर शारा फैसल पे मैं खड़ा हो जाऊँ अपने बेटी बच्चों को लेकर 25-30 लोगों को लेकर, तो शारा फसल बंद हो जाएगी, शहर बंद हो जाएगा। बिल्कुल शहर बंद हो जाएगा, तो ये ट्रैफिक बंद करना कोई मेरे लिए मसला नहीं है। मुझे आप अभी कहें कुछ थोड़े पैसे दे दें मुझको, आप मैं कर दूंगा इस पर ये काम। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छा मायूसी उनको हर जगह रखती हुई मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात की वो शक्ल नहीं थी जिसको फवाद चौधरी साहब करते हैं। फवाद चौधरी मायूस हो गए, कहने कि अगर इंतखाब की तारीख आ गई तो समझे मुज़ाकरात कामयाब हो गए, और तारीख नहीं आई तो समझे मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मेरे नज़दीक कोई पैमाना नहीं है। मुज़ाकरात में बाज़ औक़ात फैसले सामने नहीं आते, बाज़ औक़ात फैसले छुपे रहते हैं। तो फवाद साहब को तो ये पता भी नहीं है। इमरान खान साहब की मायूसी का अंदाजा इससे हो सकता है कि वो अब इंतखाबात पे भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि अब तो ये हुकूमत इंतखाबात कराएगी। थैंक यू सो मच, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनके पास और कोई ऑप्शन है, को बैक टू अपडेट देनी ही पड़ेगी। हमने एक छोटी सी क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इट्स टाइम टू शो यू गाइज अ ट्रेलर, जो कि हमारे रनडाउन का कंपल्सरी होता है। टिच बटन मूवी जो है वो रिलीज होने जा रही है। फरहान है और फिरोज खान है, हाँ, और फिर सोनिया हुसैन है, फिर सोनिया है, अजीजी साहब हैं। अजीजी साहब तो अजीजी साहब अपना रौनक लगाने के लिए मौजूद है। हरमीत, कैसा लगा ट्रेलर आपको? रोज़ साहब अच्छा लग रहा है, और ये जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो टॉपिक्स हैं उस पर फिल्में बन रही हैं और बड़े मज़े की, और फिर आप देखें कि मुख्तलिफ़ किरदार जो हैं वो जब आपके सामने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह हम फिल्म इंडस्ट्री को देख रहे हैं, दोबारा जो फिल्में आ रही हैं और एक मुख्तलिफ़ किस्म का जो बिज़नेस है और अच्छा बिज़नेस आ रहा है, तो उससे भी फ़ायदा कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को हो रहा है। और इसमें देखें तो नई सारी चीज़ें जो है, फिर जब सेट को आप देखें तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अल्टीमेटली ये लॉलीवुड का कमबैक है जो कि काफ़ी अच्छा जा रहा है। वो देखिएगा आप भी जाके मूवी। और अभी हम लेते हैं एक ब्रेक और आप न्यूज़ देख के वापस आए, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। आज अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी दिन है, और इसका मकसद दिन का ये होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अचीवमेंट्स के बारे में आगाही दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के जो काम हैं उसमें आलमी सतह के ऊपर अमन अमान कायम रखना, सकाफ़त को प्रमोट करना, बहुत से और चीज़ें हैं। अब जहाँ तक सकाफ़त को प्रमोट करना है उस हद तक या दूसरी चीज़ों में तो अक़वाम मुत्तहिदा कामयाब नज़र आता है, लेकिन जहाँ अमन व अमान के मसाइल आते हैं वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की बहुत सी नाकामियाँ सामने आती हैं। हम इस वक्त अगर देखें तो जो सूरत हाल फ़लस्तीन की है, कश्मीर की है, सीरिया की है, वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल नाकाम है। और उसकी बुनियादी वजह शायद ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अमेरिका का, और उसी के इन्फ्लुएंस की वजह से वो अपनी पॉलिसियाँ बनाता है। खैर, हमारी तकरीर तो साथ साथ चलेगी। इस वक्त आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की अचीवमेंट्स क्या इतनी हैं कि उसको
मनाया जाए और क्या नाकामियाँ ज़्यादा हैं? तो आमिर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। मैं जैसे कह रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामियों में अगर देखा जाए 1948 से ये दिन मनाया जा रहा है और 1948 से लेके अब तक जो मसाइल हैं दुनिया के, उसके ऊपर ख़ास तौर पे फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से देखा जाए, हमारा मामला जो है मुसलमानों का या मुसलमान मुल्कों का, वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल नाकाम नज़र आता है। तो इस हवाले से फरमाइए ज़रा। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कामयाबियों की और नाकामियों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो ये जो बड़े इशूज़ हैं, ख़ासतौर इतना आपने फ़लस्तीन का कहा, कश्मीर का कहा, चेचनिया का भी कह लें, वहाँ पे भी मसाइल चलते रहे हैं। और हमने देखा कि बोस्निया में भी कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली थी, काफ़ी ज़्यादा मसाइल रहे थे। बल्कि उन दिनों में आपको याद होगा कि जब उन्होंने नो फ्लाई जोन बनाए थे, उसके ज़रिए भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। हमारे यहाँ डॉक्टर इकबाल अहमद में बड़े अच्छे आर्टिकल लिखते थे और बहुत क्रिटिसाइज करते रहे। तो ये इन इशूज़ में तो नाकामियाँ हैं। एक बड़ी कामयाबी बहरहाल आप उसे कह सकते हैं कि चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनी और उसके नतीजे में बनी, तो दुनिया में कोई तीसरी आलमी जंग जो है वो उस तरह की नहीं हुई और उस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं। लेकिन अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी उनको पैसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपको पता है फंड्स उनको जो कंट्रीब्यूट करता है वो अमेरिका करता है, यूएसए करता है। बल्कि मैं तो अभी आपकी बात से पहले ये सोच रहा था कि बिल्कुल वही पोजीशन है जो क्रिकेट में, क्योंकि कल पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच भी हुआ है, बिल्कुल ऐसी जिस तरह आईसीसी में इंडिया की पोजीशन है ज़्यादा अहम, पैसे ज़्यादा देने की वजह से, फंड ज़्यादा देने की वजह से, इस वजह से रूल्स में, रेगुलेशन में बहुत जगह उनको एक एज मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही एज अमेरिका हासिल करता है। और आप जानते हैं कि जो 5 ममालिक जिनको वीटो का हक हासिल है, उस पर भी बहुत एक तवील अरसे से डिबेट चल रही है, क्रिटिसिज्म चल रहा है। और बाद लोग ये भी तजवीज़ देते हैं कि इसको बढ़ा दिया जाए, इसमें 8-10 कर दिया जाए। इसमें इंडिया भी कंटेस्टेंट है, ब्राज़ील भी है, इसमें 2 मुल्क भी हैं। तो वो एक अपनी जगह डिबेट चलती रही। लेकिन बहरहाल इस दिन को मनाने के देखिए एक चीज़ ये होती है कि हमें इसको चेक करने का मौका मिलता है। और जैसा आज आपने भी प्रोग्राम में शामिल किया, एक मुहासबे का मौका मिलता है कि इस तरह चीज़ें बेहतर की जाए। हमारे पास मुतबादिल फोरम भी तो नहीं है ना। देखिए अगर कोई भी क्राइसिस पैदा होता है, होप जो पैदा होती है ना इंसानियत के लिए या दुनिया में, तो कहीं भी थोड़ी सी जो उम्मीद है वो उम्मीद बहरहाल इसी अदारे के जरिए ही है। कश्मीर का भी अगरचे वो हल में ज़हर नाकामी हुई है, वहाँ पे जो करारदादें, अब पता है कि वो 60 साल से ज़्यादा 70 ईयर से तकरीबन हो चुकी हैं करारदादों को। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं जब आप बात करते हैं, कहीं पर आप नेगोशिएशन शुरू करते हैं, तो वहाँ पे ये जगह के काम आती हैं, कोई ना कोई एक सिलसिला जोड़ते हैं। तो इसकी एक ये तो नहीं है कि अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए। बाद लोग तो खैर ये भी सवाल उठाते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा मौसर बनाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर इशूज़ को रिजॉल्व करने के हवाले से इसकी है कि भाई इसको किस तरह इशूज़ को ख़त्म किया जाए। और बहरहाल मतलब बड़ा मुश्किल है इसका कोई जवाब कि किस तरह हो, क्योंकि सुपर पावर्स जो हैं वो ख़ास तौर पे अमेरिका, वो अपने ताकत और अपने इन्फ्लुएंस और अपने जो उनका अपनी ख़ास पॉलिसियाँ हैं उससे विड्रॉ करने को तैयार नहीं है। और सुपर पावर्स के कॉपरेशन के बगैर ये अदारा पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता। अलबत्ता ये हमने देखा है कि हेल्थ के हवाले से भी और बच्चों की तालीम वगैरह के हवाले से यूनिसेफ वगैरह के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें भी आपने सकाफत की बात की, कल्चर के हवाले से भी है, और भी इस तरह के बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें एक उसकी अपनी एक अफादियत है, एक अपना एक रोल है उसका। तो अक़वाम मुत्तहिदा को हमारी तो मजबूरी है, हमारे पास तो कोई फोरम है नहीं उसको। लेकिन ये एक बहरहाल पूरी दुनिया के जो दानिश्वर हैं उनकी डिबेट चलती है हमेशा कि इसको कैसे मौसर बनाया जाए, या इसमें जो 5 मुल्कों की जो मोनोपोली है वो कैसे तोड़ी जाए। आमिर साहब, अगर हम देखें इस सारी सूरत हाल में, हम बात करते हैं कश्मीर की, फ़लस्तीन की, सीरिया की, या तमाम तर दीगर ऐसे ममालिक जिनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं जो है वो मुसलमानों से ही होता है। लेकिन इस सारी सूरत में अगर आपने जो फंडिंग की बात की, तो हम देखते हैं कि एक तरफ सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को मिला लें, दूसरी साइड पे एक हिंदुस्तान को मिला लें, वो इतनी फंडिंग कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो फैसले जो हैं या दीगर मामलात में वो वहाँ पे उनको सपोर्ट मिलता है। तो आप नहीं समझते कि जो अमीर ममालिक हैं मुसलमानों के, कम से कम वो अगर चाहते तो ये असर रसूख वो भी हासिल कर सकते थे, चाहे वो पैसे की सूरत में हो या किसी और सूरत में? नहीं, आप दुरुस्त कर रहे हैं और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन आप देखें ना, वो एक हम अक़वाम मुत्तहिदा से क्या शिकवा करें, हमारी जो इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस है जो OIC बनी हुई है, उसका क्या हाल देखें। वो बिल्कुल एक तरह का, लोग तंजिया कहते हैं कि मुर्दा घोड़ा बन चुकी है, डेड हो चुकी है। यानी जो इस्लामी ममालिक की अपनी बॉडी है
वो भी बिल्कुल डेड हो चुकी है। तो अक़वाम मुत्तहिदा भी किसी दूसरे एक ज्यादा बड़े और ग्रेटर फोरम पे इन्फ्लुएंस हासिल करना तो एक अलग बात है ना, जो अपना एक अदारा है सारे ममालिक का, और उसमें और आप देख रहे हैं तो ऑयल के हवाले से कितने इंपॉर्टेंट हैं। ओपेक में अरब मुल्कों का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है, और अभी रशिया वार के बाद अंदाजा हुआ है, रशिया यूक्रेन वार के बाद अंदाजा हुआ है कि ऑयल की और गैस की कितनी ज़्यादा अहमियत है। और मुसलमान मुल्कों में हमारा एक बड़ा उसका इनके पास ज़खायर हैं, और देखिए सऊदी अरब इतना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क है, इराक है, उसमें कुवैत है, उसमें अमारात है, और इन सब का ज़ाहिर है एक बहुत अहमियत है। हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। अब वो नहीं करते, क्यों नहीं करते? उसके अपने रीजन हैं, उनके ममालिक के बाज़ औक़ात अपने ज़ाती मफादात होते हैं, चीज़ें हैं, या सेंसिटिव नहीं है, या विजन नहीं है, या और बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल इसमें बात यह है कि सवाल तो यही है ना कि ऐसा क्यों है, हमें एक ताकत मुस्लिम में क्यों होते हैं, और उसका नुकसान भी देखें ना। अब देखें ना, इराक में हुआ, खासतौर पर सीरिया में जो हुआ, बिल्कुल तबाही हुई, यमन के मसाइल, लीबिया बिल्कुल बट गया है, उसका खाना जंगी वहाँ पे है, मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं। तो निशाना भी तो मुस्लिम मुल्क ज़्यादा बन रहे हैं ना। कोई यूरोपियन मगरबी दुनिया जिसे हम कहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड का तो कोई मुल्क निशाना नहीं बना, निशाना हम लोग ही बनते हैं। और आपने देखे कि जहाँ पे उनकी मर्जी होती है, वहाँ पे जैसे आप सूडान देखें, साउथ सूडान फौरन अलग हो गया, अलग मुल्क बन गया। अच्छा, ईस्ट तैमूर के मामले में भी ऐसा हुआ, जहाँ पे क्रिश्चियन वर्ल्ड की वहाँ पे मेजॉरिटी या उनको सूट करती है, वहाँ पे नए मुल्क फौरन बन जाते हैं, इशूज फौरन रिजॉल्व कर दिए, डिस्प्यूट फौरन तय हो गया। सूडान का डिस्प्यूट भी तय कर दिया गया, और ईस्ट तैमूर में भी वो डिस्प्यूट तय हो गया। लेकिन जो जहाँ नहीं करने होते, जो उनको सूट नहीं कर रहे होते, जहाँ हमारी आवाज़ जहाँ कमज़ोर है, हम हमारे जैसे मुल्कों की, उसमें 70 साल से 100 साल से 100 तो नहीं कहते, 70 साल 75 साल कह लें, क्योंकि 1948 से ही ये सारा मामला चल रहा है। तो वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो बहरहाल कमजोरी एक कमजोरी मोरालिटी की भी है। अब दरूर साहब देखिए, इखलाकियात भी, अब तो ये बात बड़ी ही लोग आराम, हालांकि पूरी दुनिया में एक 70s में 80s में 90s तक भी इवन एक चली जाती थी कि भाई मोरालिटी की, अखलाकियात, आलमी ज़मीर और इस तरह की बातें, उस पर बहसें चलती थी, लेकिन ये कहा तो जाता था ना। अब तो बड़े आराम से कह देते हैं कि जी कि आलमी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसियों में ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है, या अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है। भाई अखलाकियात अगर नहीं होगी, मोरालिटी नहीं होगी, मॉरल पॉलिसीज नहीं होंगे, तो हमारे जैसे मुल्क तो फिर बिल्कुल ही मारे जाएंगे ना। जो कमजोर मुल्क होंगे वो तो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे ना। और कमजोर मुल्क भी मजे की बात ये है कि जैसे तुम ज़रीफी कह लें, वो भी यही दलील देते हैं कि जी हम अपने ताल्लुकात में हम इसकी ज़मीर की और अखलाकियात की बात क्यों करें। भाई हम इसलिए बात करें, बस मेरे ख्याल में इसराइल को तस्लीम ना करने के वाले से मेरे पास जो सबसे बड़ी दलील है वो ये है कि भाई हमारा, क्योंकि कश्मीर पे भी हम अपनी मॉरल ग्राउंड पे ही बात करते हैं ना, कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है, ये इंसानी ज़मीर का मामला है, पूरी दुनिया की एक अखलाकियात का मामला है। इस बुनियाद पर हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और दूसरे मुल्कों को कहते हैं कि आप इंडिया के साथ अपने तिजारत को ना देखें, अपने सिर्फ माशी मफादात को ना देखें, एक इंसान के तौर पर इंसानी अलमिये को उसको महसूस करें, उनको दुखों को महसूस करें, और एक मॉरल ग्राउंड पे भी, मॉरल बुनियादों को भी चीज़ों को सोचने की और समझने की कोशिश करें। कश्मीर में हम केस करते हैं, तो कश्मीर केस को हम इस तरह प्लीड करते हैं। तो हम अगर इसराइल के मामले में हम बिल्कुल एक रूथलेस सा और बिल्कुल मफाद और खुद गर्जाना सा अगर मौके इख्तियार करके इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लें और तो तस्लीम करने और फ़लस्तीनियों के बिल्कुल उनका कुछ भी एहसास ना करें। एक ऑप्शन तो ये है ना कि भाई एक अगर 2 स्टेट मॉडल बने और फ़लस्तीनियों को कुछ ना कुछ तक मसलन इसराइल दे दे, और फिर चलो एक पूरी दुनिया उनके साथ कंपनसेट कर ले, या जो मुल्क उनको नहीं मानते वो मान लें। लेकिन अगर ऐसा ना करें और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद में करें, तो फिर हमारे लिए कौन उठेगा? हमारे लिए भी कोई नहीं उठेगा। तो इसलिए कसम एक ज़मीर की, अखलाकियात की, एक मोरालिटी की और एक मॉरल बेस पे जो एक आर्गूमेंट है वो हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, और हमेशा वैलिड रहता है। इंसानी ज़मीर कभी भी ख़त्म नहीं होता, ऐसा नहीं है उस पर एक बर्फ़ की एक चादर आ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल एक लोगों के जज्बात हैं, दिल धड़कते हैं, अखलाकियात और सच भी है, सच्चाई की अपनी एक वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि भाई हर तरफ झूठ या बातिल गालिब आ रहे हैं तो आप कहें सच बोलना ही छोड़ दें या सच को ख़त्म कर दें। सच की अपनी एक आलमगीर हैसियत है, उसकी एक अपनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम पे भी इस चीज़ को ज़्यादा उठाने की ज़रूरत है, इस पे लोगों को कायल करने की ज़रूरत है। और अच्छा चले, हुकूमतें एक तरफ हैं, हुकूमतों के मामला, सुपर पावर्स अलग एक बात है, लेकिन जो लिखने वाले लोग हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो फनकार हैं, जो मतलब शायर अदीब हैं, म्यूजिशियंस हैं, अब देखें ना, ये दुनिया में हमेशा से करते रहे हैं, हमेशा से 70s की पोलराइजेशन के दिनों में लेफ्ट की तहरीक के लोग हों या बाद में दूसरे लोग हों, या इवन राइटर्स लोग भी एक अखलाकियात की बात करते हैं, अपने शेर लिखते हैं,
कहानियां लिखते हैं, नावल लिखते हैं, फिल्में बनती हैं, एक वही है ना, ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की जाती है। तो हमें तो वो बात यही करनी चाहिए कि भाई इन फोरम्स को भी झंझोड़ा जाए किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से झंझोड़ा जाए और चीज़ों को उठा, और वो जो एक आला अरफा जो असूल हैं उन पे बात करनी चाहिए, चाहे वो बात करने लोग कम हो, चाहे उनकी तादाद कम भी हो, बात पूरी मजबूती से करनी चाहिए और डट के करनी चाहिए और अपना हिस्सा डालना चाहिए। और मैं आप लोगों के प्रोग्राम के इसलिए भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें बड़ी वैरायटी है आप लोगों की। इस तरह की चीजों को अगर प्रोग्रामों में शामिल करें हमारे अपने चैनल्स के लोग, तो और लोगों को भी एक अवेयरनेस मिलती है ना, और थोड़ा सा एक तहरीक पैदा होती है, हमें बात की जा सकती है, चाहे हम जितने भी कमजोर हों, जितने भी दबे हुए हों, जितने भी तादाद में कम हों, आपको अपनी बात तो करनी चाहिए ना। और हमने देखा है, तारीख तो ये बताती है कि बाज़ औक़ात चंद लोगों ने कोई एक तहरीक शुरू करते हैं और वो एक तहरीक पूरे एक शिकल इख्तियार कर लेती है और एक मजबूत इख्तियार बन जाती है। और आप देखें ना कि बीटल्स से वाबस्ता जो जॉन लेनन और दूसरे लोग, उन्होंने अपना अपना हर बंदे ने, और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनका मजहब से कोई ताल्लुक भी नहीं था, बहुत से लोग आर्टिस्टों ने, नावलिस्टों ने, उन्होंने बात की और हमेशा कहते रहे हैं। आज भी देखें अमेरिका में बैठ के भी बहुत से लोग बात कर रहे होते हैं। हमारे बहुत सारे दानिश्वर ऐसे हैं, नोम चॉम्स्की जैसे लोग हैं, और भी लोग हैं जो बात करते हैं, और उनकी बात करने की वजह से इस रवैये को अगर हम देखें, हम रवैये की बात करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की, अक़वाम आलम की अगर हम बात करें, इस रवैये को अगर देखें, आपको याद होगा 5 अगस्त को जब 2019 की बात है, आर्टिकल 35A का जो नफाज हुआ, एक काला कानून पास किया गया, मोदी साहब जब सऊदी अरब गए तो वहाँ पे कोई रिएक्शन हमें नज़र नहीं आया, बल्कि जो सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा सिविलियन अवार्ड था उससे उसको नवाजा गया। फिर जब खान साहब बतौर वज़ीर आज़म जब उन्होंने मलेशिया के महातीर और तुर्की के सदर से मुलाकातें हुई और एक चैनल की बात आई, तो सऊदी अरब जो है वो भी नाला नज़र आया। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मेरे आपको नहीं लगता कि फ़ायदा जो है वहीं चला जाता है? उनको लगता है कि यहाँ पे इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं है, अपनों में ये ऑलरेडी बिगड़े हुए, तो इसी वजह से भी हमें नहीं मिल रहा है हमारे ममालिक को। आप ठीक कह रहे हैं, कुछ चीजें अफसोसनाक हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई सैड हैं, ट्रेजिक हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। होना तो यही चाहिए था कि अभी किसी कश्मीर पे जिस तरह उन्होंने किया, एक बिल्कुल एक एकतरफा तौर पे एक जालमाना सफाखाना काम किया, उसके बाद अवार्ड देना तो दूर की बात है, कम से कम कुछ वक्त के लिए ही सही एक सर्द मोरी का मुजाहरा किया जाता है, खासतौर पर हमारे इस्लामी मुल्क ऐसा करते हैं। अगर नहीं करते तो ज़ाहिर है वो उससे ज्यादा अफसोसनाक है। कि बारे में यही कहूंगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने भी कश्मीर के मामले को ज्यादा अग्रेसिवली प्ले नहीं किया। इमरान खान बातें ज्यादा, इनमें कुछ चीजें देखे ना, कुछ इनकी वीकनेसेस उनकी पास्ट जो 3.5 साल हुकूमत में है कि उनमें बातें ज्यादा करते रहे हैं कुछ। और आप देखे ना, अब उन्होंने बीच में कहा कि ये 1 मिनट के लिए बाहर निकलें और जुम्मे को लिखें और खामोशी, और ये और वो भी, अच्छा वो भी एक चलो प्रोटेस्ट की कोई शिकल होती है, लेकिन उसमें भी कायम नहीं रहे। और फिर देखें बाहर इनको लोगों को भेजना चाहिए था, उनमें एक बहुत सारे लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को, राइटर्स को, पार्लियामेंटेरियंस को डेलीगेशन भेजने चाहिए थे दुनिया में बहुत सी जगहों पर। आप एक परसू करने के बहुत से तरीके होते हैं। मसलन एक बात हम, जैसे मैं भी लिखता रहा और वो लोग भी कहते रहे कि कम अज कम इसमें कुछ वीडियो क्लिप भी बना दी जाए जो मुख्तलिफ जबानों में, जिसकी डबिंग हो, फ्रेंच में हो, जर्मन में हो, इटालियन में हो, रशियन में हो, मतलब और स्पेनिश में हो, और इवन अरेबिक में हो, चूंकि अरब वर्ल्ड में भी कुछ बुकलेट लिखे जाएं, कुछ तहरीरें लिखी जाएं, कुछ लिखवाई जाएं, उसके लिए एक फंड ही बना दिया जाता है और दुनिया से लोगों को हायर करके शॉर्ट मूवीज बना दी जाती है इस तरह हुए। ये कोई ऐसा काम तो नहीं है जो नहीं हो सकता, उसमें बहुत बड़ा बजट भी चाहिए होता। एक शॉर्ट मूवी बनाने में 3 मिनट, 5-7 मिनट, 10 मिनट की मूवी बनाने में कितना एक बजट होगा, और वो स्टेट के लिए के लेवल पे क्या मुश्किल काम है। इससे भी देखें ना, चीजें फैलती हैं, इसको आप चीजों को उठाते हैं, इश्यूज को उठाते हैं, लेकिन वो कोई सीरियसनेस हमारे यहाँ पहले थी ना, अब थी, और रिटोरिक होता है, बातें होती हैं बस सिर्फ, और खुद भी होते हैं जोशीले। और ये जब हम अपने केस को भरपूर अंदाज में प्लीड नहीं करेंगे तो दुनिया समझेगी नहीं ना। अब देखिए ना, इससे बड़ा फर्क पड़ता है, जो शॉर्ट मूवीज से बहुत फर्क पड़ता है, और चीजों से पड़ता है। उन वीडियो खासतौर बच्चों के साथ जो उन्होंने, उन दिनों आपको याद होगा, उस दिन में खासतौर पर वो जो गन जिससे चेहरे बेचारे मारे जाते थे, पैलेट गनों से कार्बन कहते हैं, तो बहुत से बच्चों की आंखें भी गायब भी हो गई और जख्मी, और वो ऐसा अलमिया था, उसमें भी कोई एक मतलब सिर्फ कुछ ना भी हो, सिर्फ वो जो वीडियो क्लिप्स ही आते रहे हैं, वही चीजें इकट्ठी करके मुख्तलिफ जबानों में कमेंट्री के साथ, वही जो लोग आजकल बहुत आसान है, सोशल मीडिया पे भी हम वायरल कर सकते हैं, बाहर के भी कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट्स के जरिए कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को, और वो उसमें वो भी एज सच नहीं हुआ। तो ये चीजें हमारी उसमें होती है। जब ऐसी चीजें होती है ना,
जब एक तहरीक बनती है तो वो फिर अक़वाम मुत्तहिदा इस फोरम पे भी कहीं ना कहीं कोई दबाव आता है उन पे भी ना। जब आप एक ह्यूमैनिटेरियन हवाले से इशू बनाती है ना, लोगों को पता लगता है कि जेन्युइन इशू है और इसमें खासतौर पर बच्चे हैं और खवातीन है। देखो सेंसिटिविटी है ना दुनिया को, और अच्छी बात है कुछ चीजों में दुनिया चलो सेंसिटिव है, बच्चों के हवाले से जब क्राइम की बात आती है, जिस तरह की बात होती है, सेंसिटिविटी बढ़ती है, खवातीन के हवाले से भी बढ़ती है सेंसिटिविटी। और जहाँ वो बेबगान का विडोज आपको पता है वहाँ पे नॉवल भी लिखे हैं, किताबें भी लिखी गई हैं कि हजारों वहाँ पे लाखों तो नहीं कम से कम हजारों में जाइए, जिस तरह कहते हैं टेंस ऑफ थाउजेंड ऐसी खवातीन हैं जिनके खावंद वापस ही नहीं लौटे और वो जिंदा मतलब सुहागन भी हैं और बेवा भी हैं एक तरह का, तो स्टेटस ही नहीं बढ़ता। ये ऐसे अलमिया की चीजें हैं जिसको हम अच्छे तरीके से पेश कर सकते थे, लोगों को बता सकते थे कि अलमिया कितना शदीद है और आखिर ये इंसान है, इनके साथ इनके लिए लोगों को करना चाहिए और कहीं लगे फिर उसका एक असर आता है। तो ये भी चीजें हम यहाँ पे बाद लैग कर देते हैं, लैग कर जाते हैं। आमिर साहब थैंक यू सो मच फॉर काइंड रिव्यूज़ और बहुत शुक्रिया। और बात है कि कोई मदद हमारी तभी करेगा जब अपनी मदद हम खुद करेंगे, तो बेसिकली हमें भी उस चीज़ को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करना चाहिए। और सोशल मीडिया एक बड़ी ऐसा अच्छी बातें की हैं आमिर, मैं बिल्कुल हम भी नहीं बोल रहे थे कि वो बातें इतनी दिलचस्प थी और इतनी इम्पोर्टेंट थी, वैलिड रीजन कि वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं ख्याल में ब्रेक की तरफ जाना है, हमें ब्रेक लेनी है, हमने लेकर वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिससे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली जब इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर ये पोस्ट मैंने देखी तो यकीनन मैं भी उतना ही परेशान हुई थी, क्योंकि अगर ख़वातीन की बात की जाए तो हर घर में, हर सैलून में, हर इंडस्ट्री में इस वक्त स्ट्रेटनर जो है या वो केमिकल्स जो बालों को सीधा करते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो उनको इस्तेमाल करती हैं। एक तहकीक के मुताबिक जब ये रिसर्च आई कि वो ख़वातीन में कैंसर का मौजब बनती हैं, तो ये एक ऐसा बेसिकली एक ऐसी बीमारी जिससे ख़वातीन बच नहीं रही और बड़ी तादाद में सिर्फ आम ख़वातीन जो है वो ज़्यादातर इफेक्ट हो रही हैं। तो हमें क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, इस पर हम बात कर लेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर सनिया जावेद, और पहले भी बार हमारे शो में आ चुकी हैं, तो आपको आज के शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर सनिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन, आप कैसी? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू ऑलवेज। ये बताइएगा कि ये पोस्ट यकीनन आपने भी देखी होगी, एक ना सोशल मीडिया पे एक शोर मच गया इसके बाद। हमें इतना नहीं पता था स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि अब स्ट्रेटनर पर लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, बिकॉज उसके अंदर वो केमिकल्स होते हैं जो बालों को सीधा करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि इसके अलावा जो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मार्केट में जो बालों को स्ट्रेट करते हैं, क्या वो भी कैंसर का मौजब बनते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि जो स्ट्रेटनर है इट्स जस्ट अ गैजेट। ये एक मशीन है जो हीट की मदद से आपके बालों को स्ट्रेट करे, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। तो एक कंपाउंड होता है जिसको हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं। बेसिकली ये तमाम वो प्रोडक्ट्स, चाहे वो बालों की हो, चाहे वो स्किन की हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इवन मेकअप्स में भी ये प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं जिसको फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। अब फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा डली होगी, जो कि मोस्टली लोग रीबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, केराटिन में डली हुई होती हैं, जिनके फ्यूम्स उड़ते हैं, दैट इज़ कैंसर कॉजिंग। इसलिए अगर आप किसी अच्छी जगह से बालों का ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके अंदर ये फॉर्मल्डिहाइड की क्वांटिटी कम होती है, सो इट विल नॉट डैमेज योर हेयर। अच्छा देखिए, ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस सारी सिचुएशन में हमने जब ये पोस्ट शेयर की और बार बार इसको ठीक करने की कोशिश की, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि आपको ये चीज़, ये एम्बिग्विटी दूर करना ज़रूरी है कि स्ट्रेटनर इज़ अ मशीन। आप इसे स्ट्रेट करते हो अपने बालों को, लेकिन केराटिन, एक्सटेंसो और मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स मौजूद है जो कि आपके बालों को थ्रू केमिकल स्ट्रेट करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, फॉर 4 months, 6 months और 7 months और मे बी 1 year, तो वो आपका मौजब बनते हैं ख़ास तौर पर कैंसर का। डॉक्टर सनिया ये भी बताइएगा कि अब हमने ये तो चले एम्बिग्विटी क्लियर कर दी, लेकिन अब अगर स्ट्रेटनर की बात करें तो मार्केट में स्ट्रेटनर्स या बहुत सारे ऐसे बालों को सीधा करने की प्रोडक्ट्स मौजूद है जिसको केराटिन स्पेशल कहते हैं, और जो केमिकल्स वाली नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ में से ऐसी कोई चीज़ होती है जो कि आपको डैमेज करती है। क्या वो भी इतने ही डेंजरस है? अच्छा, चाहे वो हेयर कलर हो या केराटिन हो, ये बेसिकली केराटिन भी 2 तरह का होता है। एक वो जो फ्यूम्स बनाता है और एक वो है जिसमें फ्यूम्स नहीं बनते, जिसमें से धुआं नहीं उड़ता। बहुत सी खवातीन कराती हैं, इवन मर्द भी ये चीज़ें कराते हैं। तो इसमें जो वो प्रोसीजर अपना करवा रहे होते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि इसमें से धुआं निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो जब धुआं निकल रहा हो, वहीं पे आप समझ जाएं कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड की तादाद ज़्यादा है। लेकिन ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि सारे केराटिन में मसला है। कुछ केराटिन की प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आपके लिए सेफ हैं, जो आपके अंदर डैमेज नहीं देती हैं, फॉर्मल्डिहाइड की कम तादाद में मौजूद है जिसके अंदर। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जिनके अंदर क्वांटिटी ऑफ फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूस्ड है और बैलेंस्ड है, उसमें नुकसान नहीं है। और बैलेंस ठीक है। अच्छा हरमीत,
हरमीत हमारा साथी है इस्लामाबाद में। हरमीत, आपको आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहबा, अगर हम देखें जो चीज़ें हम देख रहे हैं, आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 आवाज़ आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि आजकल जो है वो क्रीम्स बहुत ज़्यादा मार्केट में आम है और हमें एक फोबिया है कि भाई हमने गोरा होना है, और ख़ासकर आपने मर्दों की बात की, आजकल तो मर्दों में भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और ख़वातीन में तो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है वो किस किस्म, स्किन को तो वो नुकसान देता है, लेकिन बाकी किन इन अमराज को जो है वो दावत देता है साथ में? अच्छा, अगेन वही बात कि जो रंग गोरा करने की क्रीम्स हैं और बहुत कॉमनली यूज़ हो रही हैं, इसमें बेसिकली इशू ही आता है कि स्टीरॉइड्स, मर्करी, आर्सेनिक और अगेन प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं। अभी मैंने जैसे पहले दोहराया कि प्रिजर्वेटिव्स बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड हैं। किसी भी चीज़ में अगर प्रिजर्वेटिव्स नहीं डले हुए होंगे तो 2 वीक्स के अंदर अंदर वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। ये मैं मेडिकल प्रोडक्ट्स की और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ। तो जब भी वो चीज़ 2 वीक्स के अंदर ख़राब होगी तो ऑटोमेटिकली उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल आपको कभी नुकसान नहीं देता। आप अगर ज़्यादा स्टीरॉयडल क्रीम्स या मर्करी वाली क्रीम्स इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको चेहरे के ऊपर आपके बाल आना, चेहरे के ऊपर छाइयाँ, सुर्खी आना या दाने निकलना, इन तमाम के साथ साथ जब ये आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं तो ये आपकी किडनी को भी डैमेज करती हैं, क्योंकि तमाम मर्करी या मेटल्स जो भी उसके अंदर डले हुए होते हैं ये आपके ब्लड से एब्जॉर्ब होकर आपकी किडनी से फिल्टर्स हो रहे होते हैं, और जब आपकी किडनी इस चीज़ को फिल्टर नहीं कर पाती तो आपको किडनी डैमेज, रीनल फेलियर या रीनल स्टोन्स का इशू फेस करना पड़ता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी केमिकल्स जो प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, लेकिन हमेशा हम यही रिकमेंड करते हैं कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन। अच्छा, आपकी जो बातें मतलब समझ में आ रही हैं थोड़ी सी, उससे पता ये चलता है कि चीपर प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में बेतहाशा जो बिखरे हुए हैं उनके अंदर केमिकल ज़्यादा हैं और उनके नुकसान हर तरह के हैं। इवन बालों को जो रगा जाता है उसके भी नुकसान बहुत ज़्यादा हैं अगर चीपर प्रोडक्ट आप लेके चल रहे हैं तो ये बात सही है। और दूसरी बात ये है कि स्किन की, जहाँ तक हरमीत का सवाल था, वहाँ भी मतलब ये है कि वो कंपनियाँ जो ज़रा थोड़ी सी आप कहें कि लोकल कंपनी, ऐसे लोकल कंपनियां भी अच्छी होंगी कई, लेकिन यह है कि जो बाहर की हैं वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेहतर हैं, वो इस्तेमाल करने चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हरमीत ने कहा ये एक मसला है कि हमें रंग गोरा जल्दी करना है। कई पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी क्रीम इस्तेमाल करते हुए 3 हफ्ते गुजर गए हैं, रंग गोरा नहीं हो रहा। तो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि जो भी आप अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे ये 3 से 4 हफ्ते के बाद रिजल्ट देगा आपको। ये नहीं है कि आपको मैजिकल रिजल्ट विद इन डेज मिलेगा। तो जो भी आप अच्छी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो लोकल बनी हुई है या इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, अगर तो अच्छे कंपाउंड्स हैं वो आपको हमेशा 3 से 4 हफ्ते बाद रिजल्ट देता है और आपको नुकसान कोई नहीं देता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि चले हमने, अब आपने ऑब्वियसली स्टडी को आपने भी रिसर्च की होगी, इस पर भी आपने इसको थॉरली देखा होगा। अब हम तो इस चीज़ को नामुमकिनात में से कि हम पाकिस्तान में इस चीज़ को रोक सकें, हर सैलून पे आपके केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं और ट्रीटमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट्स से हो रहे हैं या इंटरनेशनल या नेशनल प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, वी डोंट नो। प्रिकॉशंस में हम क्या कर सकते हैं अपने आप को इस चीज़ से सेव करने के लिए? बिकॉज स्ट्रेटनर भी रोज़ करना है, केराटिन फैशन मेन है, वो भी हमने करना है, तो कैसे करें हम? अच्छा, सबसे बहुत अच्छी आपने वैसे क्वेश्चन किया है, बिकॉज अगर हम उससे प्रिकॉशंस ले लेंगे, उन चीज़ों से हम ज़रा थोड़ा अवेयर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम उन नुकसानात से बच जाएंगे। तो जब भी आपको केराटिन कराना है, केराटॉक्स कराना है, या कोई भी चीज़ जो कंपाउंड्स हम यूज़ करते हैं बालों को स्ट्रेट करने के लिए, तो आप किसी ऑथेंटिक और रिनोन्ड जगह से कराएं, कभी भी चीप प्रोडक्ट्स की तरफ मत जाएं। अगर आप चीप प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑल नो कि सस्ती चीज़ वाला बंदा, कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करें और अच्छी जगह से, ऑथेंटिक जगहों से अपना प्रोसीजर करवाएं बालों का या स्किन का। दूसरी चीज़, हेयर स्ट्रेटनर का कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी हीट ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे ब्लो ड्राई इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटनर इस्तेमाल करते हैं, तो कई हेयर स्प्रेज ऐसे आते हैं जिनके अंदर सन ब्लॉक्स और ऑयल्स डले हुए होते हैं, और वो मेडिकेटेड स्प्रेज हैं जो आपके बालों को रिपेयर करते हैं, इसका टेक्सचर ठीक करते हैं और डैमेज से बचाते हैं।
और जो तीसरी चीज़ हमारी थी कि जो सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं ये कि हम लोग कैसे अपने आप को इस चीज़ से रोक सकते हैं अगर रिप्लेसमेंट कर ले अगर हम बिल्कुल आपने जब भी जाना है अगर आपको कुछ रिप्लेसमेंट अगर हमें नहीं भी मिलती तो वी हैव ऑप्शंस जो सेफ हैं तो आप हमेशा एक तो अपना होमवर्क करके जाएं अगर फ्यूम्स वाला प्रोडक्ट है किसी का क्योंकि नॉर्मली जब हमारे क्लिनिक के ऊपर कोई हेयर ट्रीटमेंट होता है तो हम क्लाइंट से हिस्ट्री लेते हैं कि प्रेगनेंसी तो नहीं है कोई मेडिकेशंस पे तो नहीं है कोई स्किन एलर्जीज तो नहीं क्योंकि स्किन इरिटेशंस भी देते हैं तो जब भी आप एक ऑथेंटिक जगह से करेंगे आपको इशू नहीं बनेगा लेस फॉर्मल्डिहाइड प्रोडक्ट्स हो आप अपने प्रोडक्ट की बैक साइड देखेंगे उसके ऊपर तमाम इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड होते हैं दूसरी चीज़ आप एयर ह्यूमिडिफायर्स इस्तेमाल करें एयर ह्यूमिडिफायर्स आप नहीं ले सकते तो आप अपने घर की विंडोज़ को फ्रीक्वेंटली ओपन किया करें फैंस को ऑन किया करें ताकि आपके घर में भी जो आपने केमिकल्स रखे हुए हैं आपकी क्रीम्स हैं लोशंस हैं परफ्यूम्स हैं इनसे भी फॉर्मल्डिहाइड निकलता है जो आपकी स्किन पे इरिटेशन जो आपके फ्यूम्स से आपकी बालों पे डैमेज आ रहा है ये तमाम चीज़ें आपके घर से निकलेंगी जब आपके डोर्स आपकी विंडोज़ ओपन होंगी आपका घर एयरी होगा नेचुरल चीज़ें तो या तो एयर ह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल करें या लेस फॉर्मल्डिहाइड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें या आप अपने घर में विंडोज़ को और डोर्स को फ्रीक्वेंट ओपन रखा करें डे टाइम पे ताकि आपका घर क्लियर हो। अच्छा, हमारा मकसद ना किसी भी सेगमेंट को करने का ये कतई तौर पर नहीं होता कि हम जो है ना वो आपको डरा दें लेकिन जो पोस्ट या जो रिसर्च डॉक्टर सनिया थी वो ऑब्वियसली आप कोई भी स्किन प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो कैंसर का मौत जब बने समझ आती है लेकिन हम केमिकल्स और बालों को स्ट्रेट करने वाले केमिकल्स की वजह से यूट्रस या यूट्रेन तक कैंसर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ये बताना ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सेंसिटिविटी की कितनी पीक है कि आप अपने आप को सारी ज़िंदगी के लिए इस चीज़ के लिए डैमेज कर रहे हो। इस रिसर्च में आप बताएगा ख़वातीन को कि अवेयर करने के लिए हम ये कितना बड़ा नुकसान है जो कि थोड़ी देर की फैशन के लिए और स्टेटमेंट के लिए हम उठा लेते हैं। जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ये मैंने अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप मैसेज अवेयरनेस के लिए लोगों में के लिए बनाया था कि पैराबेन फॉर्मल्डिहाइड एल्यूमिनियम ये हमारे फ्रीक्वेंट यूज़ में है जो हमें पता नहीं है। आपके डिओड्रेंट आपके परफ्यूम्स आपके मेकअप प्रोडक्ट्स आपके आई की केयर के जो आपकी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं इन तमाम चीज़ों में हेयर कलर में हेयर ट्रीटमेंट्स में ये प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं केमिकल्स डले हुए होते हैं तो इसलिए आप जो भी प्रोडक्ट लें आप एक मरतबा उसको गूगल के ऊपर चेक कर लें। हमारी मेडिकेटेड चीज़ों के ऊपर इवन अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लिखा होता है पैराबेन फ्री अल्कोहल फ्री फॉर्मल्डिहाइड फ्री। आप ये चीज़ें पढ़ के अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और आपको इन चीज़ों से कभी नुकसान नहीं हो क्योंकि इसके ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं जो आपको डैमेज नहीं करते हैं आपके बालों को आपकी स्किन को आपकी हेल्थ को इनसे आपको बचाए रखते हैं। इसमें एक सवाल हरमीत का पहले ले लें और फिर हम भी बात करते हैं मतलब हेयर में जी अच्छा डॉक्टर सानिया अगर हम देखें बात वही है कि कहीं ना कहीं केमिकल किसी न किसी तरीके से चाहे वो अच्छा है या बुरा प्रोडक्ट है लेकिन उसमें इस्तेमाल हो रहा है लेकिन बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि हाइड्रा फेशियल अब बहुत ज़्यादा जो है वो ख़वातीन जो है वो उसमें ज़्यादा मर्द हजरात भी जाते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं। PRP जो है उसके हवाले से भी बहुत सारी खबरें गर्दिश करती है कि ये नहीं करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई ये दुरुस्त तरीक़ाकार है कि अगर कोई जाता है अपने स्किन को फ्रेश करने के लिए पिगमेंटेशन ख़त्म करने के लिए तो कहीं ना कहीं फ़ायदा यहाँ से मिल सकता है? अच्छा ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है लेकिन बात यही आ जाती है कि अगर आप किसी ऑथेंटिक जगह से जाके कराएंगे और सस्ते के चक्कर में गलत हाथों से नहीं कराएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। हाइड्रा फेशियल PRP PRF ये तमाम मेडिकेटेड प्रोसीजर्स हैं। बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं इन्फेक्शंस के साथ सैलून से हाइड्रा फेशियल्स कराते हैं। मैं हर एक को यहाँ पे नेगेटिव नहीं कहूँगी लेकिन ये ज़रूर अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहूँगी कि ये मेडिकेटेड प्रोसीजर्स हैं। जब आप इस तरह के प्रोसीजर्स किसी नॉन क्वालिफाइड बंदे से नॉन ऑथेंटिक जगह से कराएंगे तो डेफिनेटली वो आपको डैमेज ज़रूर देता है। अदरवाइज PRP इज़ टोटली कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर। ऑटोलॉगस है आपका ब्लड लेके प्रोसेस करके आपको ही लगाया जाता है इसका कोई रिएक्शन कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हाइजीन प्रॉपर नहीं होगी मैन्युफैक्चरिंग तरीका प्रॉपर नहीं होगा टेक्निक प्रॉपर नहीं होगी तो डेफिनेटली वो आपको बहुत ड्रेडफुल साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। सेम गोज़ फॉर हाइड्रा फेशियल क्योंकि इसके अंदर मेडिकेटेड केमिकल पीलिंग एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंदर टिप्स इस्तेमाल की जाती हैं जो आपका सक्शन करती हैं स्किन से एक्सट्रैक्शंस करती हैं। अगर वो टिप्स रीयूज़ होंगी हाइजीनिकली प्रॉपरली साफ़ नहीं होंगी तो डेफिनेटली इन्फेक्शन का कॉज करेंगी और आपको हेपेटाइटिस B C HIV भी इन चीज़ों से हो सकता है। तो इसलिए अपनी केयर का अपनी हेल्थ का अपनी स्किन का
अपनी हर चीज़ का ख्याल रखें और अपना होमवर्क प्रॉपर करके किसी ऑथेंटिक जगह से कराएं। इसमें ये है ना, आप बार बार एक कह रही है कि ऑथेंटिक जगह पे, ऑथेंटिक जगह महंगी होती है, तो आम आदमी जो है, जो घर पे ही रह के जो खातून काम करती है या चीपर जगह पे जाती है, वो क्या करे? ऑथेंटिक जगह यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि महंगी होती है, लोग सिर्फ ये है कि लोग बाज़ दफ़ा खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ जगह ऑथेंटिक है तो ये महंगी होगी। इट्स नॉट लाइक दैट। बेसिकली आप जब भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वही बंदा बहुत ज़्यादा मार्केट कर होता है जो बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। हम डॉक्टर्स बेसिकली बड़ा ना सोच के चल रहे होते हैं कि ये हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी डाली है कि हमें एक अच्छी चीज़ ही आगे डिलीवर करनी है। अदरवाइज अगर हम अपनी एथिक्स को भूल जाएं तो फिर डेफिनेटली बिजनेस की तरफ चल पड़ते हैं और वहाँ पे फिर हमें महंगे प्रोसीजर्स, महंगे डॉक्टर्स का इशू आता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप एक मरतबा किसी जगह से अच्छा ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो कई महीने आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। इसलिए अगर आप लेट्स सपोज हम हाइड्रा फेशियल की बात करते हैं, आप एक सिटिंग हाइड्रा फेशियल की भी लेते हैं और अच्छी जगह से अच्छी स्किन केयर साथ लेते हैं जो कि इतनी महंगी नहीं होती है, तो आपको कई महीने दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है, एटलीस्ट 4 to 6 months। तो इसलिए अगर आप किसी इस तरह की जगह से, जैसे सैलून फेशियल्स हो जाते हैं, आप घर में भी अगर करते हैं तो ब्लीच को अवॉइड कराएं, आप पॉलिशर्स को अवॉइड कराएं, आप अपनी नेचुरल क्लिनजिंग रखें, आप मिल्क से क्लिनजिंग कर सकते हैं, अपनी डाइट को बेहतर रखें, लिक्विड इंटेक अच्छा रखें, फ्रूट्स जूसेस का इंटेक अच्छा रखें, तो इससे भी आपकी स्किन नेचुरल तौर पे बेहतर रहती है। एक और बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है, प्लस तो नहीं कहूँगी, नेगेटिव पॉइंट कहूँगी, लेकिन जो ज़्यादातर देखने में आ रहा है वो है रिव्यूज़। आपके बहुत सारे सैलून्स महंगे हैं, चाहे वो सस्ते हैं, वहाँ पर होती है PR, वहाँ होती है कोलैबोरेशंस, और वहाँ पर बहुत सारे आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जाते हैं और वो अच्छा नहीं भी हो तो उसको रिव्यू करते हैं। वो रिव्यूज़ जो है वो आपको इतना डिस्टर्ब करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने अब वही बात जैसे की कि एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, ना कि ये कि मैं देखूं कि मुझे कोई बंदा बेनिफिट दे रहा है तो मैं उसके लिए एक अच्छा रिव्यू दे दूं। मुझे बहुत सी कंपनीज अप्रोच करती हैं, लेकिन अगर किसी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं, मैं उनको स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर देती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे पे ये जिम्मेदारी है और अगर मैं कोई गलत चीज़ आगे प्रमोट करूँगी और मेरी वजह से किसी को नुकसान होगा तो उसकी जवाबदेह मैं खुद हूँ। तो इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपनी आप जो भी चीज़ प्रमोट करें, बी ऑनेस्ट टू दैट थिंग, क्योंकि आपको देख के बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं और उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सनिया फॉर बीइंग हियर, बड़ी अच्छी, और मुझे उम्मीद है कि इस सेगमेंट से आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि अपनी स्किन को लाइट बिल्कुल नहीं लेना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हाफिज इमरान स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं। कल के मैच के हवाले से हमने आज आगाज़ किया था, तो इमरान मैच को किस तरह से देखें हम? यानी ये एक तो सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है कि कल अंपायर्स ने जो किया, जो गलत डिसीजन आखिरी ओवर में दिए गए, उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन इसको एक तरफ रख के पाकिस्तान ने कल आखिरी 3 ओवर में 48 रन करवा दिए। शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं लग रहे, अभी भी उनकी बॉलिंग में वो जान नहीं है, जो उनका क्रिज्मा था, जो उनकी टेक्निक थी, वो लगता है अर्शदीप ले गए हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बाबर आजम को आउट किया, वही इन स्विंगिंग बॉल जो है वो किया करते रहे शाहीन शाह अफरीदी, जो नज़र नहीं आया। बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बहुत से सवाल उठते हैं, बड़ी कमज़ोर रही बाबर आजम की, अपनी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही है, और इस हवाले से बताइए। तो बहुत से सवाल हैं, ज़रा इस तरफ चलें, बारी बारी जवाब देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने की नो बॉल के हवाले से, वो तो जब आप उसके ऊपर बात करते हैं तो कानून उस बारे में जो कहता है उस पर बात की जाए तो वो ऐसा मसला नहीं है जैसा कि बयान किया जा रहा है। अब उसके बाद आ जाती है कि 3 ओवर्स में 48 रन, क्या ये भी किसी नो बॉल पर बन गए हैं? 160 रन जब आपने करने हैं और आखिरी 3 ओवर्स में आपको 48 रन चाहिए हैं, तो ये सारे तो नो बॉल पर नहीं हुए, ये सारे तो ड्रॉप कैचेस से नहीं हुए। तो ड्रॉप कैच तो शान मसूद का भी हुआ, स्पाइडर कैंप पर भी बॉल लगा। बुनियादी तौर पर हम ये सारी चीज़ों को करके हम अपनी असल खामियों से हटना चाहते हैं। असल खामी ये है कि आपकी प्री मैच जो प्लानिंग थी, जिसमें आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं है, आपका शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं है, आपकी गेम अवेयरनेस कम है। इसी तरह से मोहम्मद हफीज़ को छक्का लगाया था डेविड वार्नर ने, उस वक्त भी पता नहीं चला था कि असल में चीज़ कहानी क्या है और बात क्या है। इसी तरह से कल भी हुआ है।
तो ये जो चीज़ें हैं, जब आप उतने ज़्यादा बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलते हुए उतने ज़्यादा, और उसके सबसे बड़ी बात ये है कि अहलियत की भी कमी है। दुनिया में कोई ऐसा बैट्समैन है जो नंबर 8 पे आता है और स्पेशलिस्ट बैट्समैन माना जाता हो? दुनिया में कहीं ऐसा है कि आप 8वें नंबर तक आपके ये जो 6-7 नंबर के 8 नंबर के जिनको आपने रखा हुआ है, वो मुसलसल 10 मैचेस में सिर्फ 70 रन भी स्कोर करें बमुश्किल, तो वो टीम का हिस्सा है। पाकिस्तान रिजवान और बाबर के आउट होने के बाद शान और इफ्तिखार पाकिस्तान को वापस मैच में लेके आए, लेकिन उसके बाद जो सत्यानाश किया वो हैदर अली और आसिफ अली की बैटिंग ने किया है। वसीम जूनियर है, वसीम जूनियर साथ मौजूद हैं। हाँ, वसीम जूनियर साथ मौजूद है। एक और बात अब्दुल रऊफ साहब, देखें आपके जो मिडल ऑर्डर है 5-7 रन करते हैं, 10 रन करते हैं, 5-7 10-15 हो सकता है वसीम जूनियर इससे ज्यादा बेहतर कर जाए। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप एक बैट्समैन को कम करके अपनी बॉलिंग ऑप्शंस पूरे करें, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, वहां पर रन्स करना मुश्किल होंगे। कल भी आप देखें किस तरह से भाग भाग के उन्होंने रन्स लिए हैं, और जो छक्के लगाए हैं विराट कोहली ने, वो कोई आसान शॉट्स नहीं थे, वो बहुत मुश्किल शॉट्स थे। तो जब आपने पता है आपने कि बॉलिंग आपकी वहां पर ज्यादा मजबूत हो तो जीतने के इम्कान ज्यादा होते हैं, और आपने खुद को एक ऐसे कमरे में बंद कर लिया जहां से निकलने का रास्ता ही कोई नहीं है। सईद अजमल से ज्यादा बेहतरीन बॉलर तो नहीं है ना मोहम्मद नवाज, उनको 18 हो गए थे, तो कप्तान ने क्यों वो, और सकलैन मुश्ताक को खुद आखिरी ओवर में रन ही हुए अपने, जब वो बॉलिंग किया करते थे, क्या ये सकलैन मुश्ताक से मोहम्मद नवाज ज्यादा बेहतरीन बॉलर हैं? तो जब आप तजर्बात आपके सामने हैं, गलतियां आपके सामने, आप उसे सीखने की कोशिश नहीं करते, आप यही कही जाएं कि यही मेरा मैच विनर है, यही मेरे जीतने वाले खिलाड़ी हैं, यही पाकिस्तान को मैच जीत करके देंगे, तो कल के जो मैच में पाकिस्तान की जो खामी रही है, आपकी सलाहियत की कमी नजर आई है, बर वक्त फैसलों की कमी नजर आई है, आपके पास जो वसाइल थे उसकी कमी नजर आई है। और ये ऐसा नहीं है कि वसाइल की अदम दस्तयाबी है, वसाइल मौजूद हैं, आप उनसे फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, और कहीं वसाइल की कमी है तो उसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और उसकी जिम्मेदारी इस टीम मैनेजमेंट के ऊपर, इस सिलेक्शन के ऊपर और इस कप्तान के ऊपर आती है। पाकिस्तान के पास रास्ता ज़रूर मौजूद है कि आपके इंडिया के बाद आपके निस्बतन कमज़ोर टीमों के खिलाफ या निस्बतन आसान टीमों के खिलाफ मैच है, लेकिन ये मत समझें कि आप UAE में खेल रहे हैं या आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं आपको आसानी हो सकती है। अगर कंडीशन सूट कर रही हुई सीमर्स को, तो आपको उन पिचेस के ऊपर भी मसाइल का सामना ये टीमें भी दे सकती हैं। इसलिए तैयार रहें और अपने वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर आपके साथ बैट्समैन नहीं चलेंगे ना, तो 8वें नंबर पर रिमेंबर द नेम भी 2 गेंदों के ऊपर कुछ नहीं करेगा। अच्छा इमरान, ये बताओ कि एक कंपैरिजन बहुत ज़्यादा एक ज़माने से हो रहा है विराट कोहली और बाबर आजम का। मेरा तो ख्याल है कि विराट कोहली है, बाबर आजम को अब कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए। हमने चढ़ा के उसको पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया, इसीलिए वो ऑफ फॉर्म है। देखें, आपने वो बात की है जो पाकिस्तान में गैर मकबूल है, कोई मवाजना नहीं है। इसकी वजह यह है कि उनके 7100 हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने उनकी अफगानिस्तान के 100 के ऊपर कहा था कि उनके तो कैचेस ड्रॉप हुए हैं। अब वो कल की इनिंग्स के ऊपर भी कमेंट कर दें, ना कोई ड्रॉप कैच हुआ है। इतने हाई प्रेशर मैच पे कि इंडिया अंडर प्रेशर 4 आउट हो गए, दुनिया की बेहतरीन पेस अटैक के खिलाफ आप खेल रहे हैं, आपको 3 ओवर्स में 48 रन चाहिए, आपने चेस किया है। वो स्किल लेवल जो है, बाबर आजम भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन कंपैरिजन कोई नहीं है। जो उनके स्ट्राइक रेट हैं, जिस तरह से वो मैच अवेयरनेस है, जिस तरह से वो प्रेशर लेके मैच को फिनिश, बहुत मेहरबानी, वेरी वैलिड क्वेश्चन, बहुत अच्छी बातें की हैं इमरान ने। और मेरे ख्याल में अब आने वाले मैचेस में पाकिस्तान को अपनी बेहतर मैनेजमेंट के साथ जाना है, अपनी बेहतर प्लानिंग के साथ जाना है। टीमें इतनी भी कमज़ोर हैं लेकिन इतने भी कमज़ोर नहीं है कि जिसके बारे में हम बात करें। बस आज क्विक ब्रेक लेनी, क्विक इजाज़त लेनी है आपसे। आप इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।